कॉकरोच बोला है सीजीआई ने। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जज साहब को इतना अधिकार है किसी कॉकरोच बोल दे? क्या ये हेट स्पीच के अंतर्गत नहीं आता? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आता है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच की बात कर रखी है। हाँ। देखिए, एक बार बताइए कि इंसान को कॉकरोच क्यों बोला जाना चाहिए? और कॉकरोच को तो नेगेटिव रूप में पेश किया जाता ना। तो ऐसी स्थिति में, और ऐसी कोई बात भी नहीं थी। क्या बात थी भाई? कॉकरोच, दीमक, कॉकरोच जो है और पैरासाइट दीमक है तो चाट गया, दीवार खा गया, ये जो खा गया, क्या बोलते हैं, दरवाजा खा गया। बिल्कुल, ये मेरे हिसाब से हेट स्पीच की कैटेगरी में इसको लाया जा सकता है। हाँ। और हेट स्पीच की परिभाषा को हम ब्रॉड करके वहां तक ला भी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहले खूब करते रहे कि अपने चीजों को देखते हुए कि लोग किस तरह बिहेव कर रहे हैं, तो वो किसी परिभाषा को चेंज कर लिया करते हैं। और ऐसा मैंने कई बार देखा है। आप मुझे बताइए, कॉलेज सिस्टम इंडिया में है? संविधान तो नहीं लिखा हुआ कॉलेज सिस्टम। जज कॉलेज सिस्टम अपॉइंट हो रहे हैं कॉलेज। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज। 6 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया संस्थापक अभिजीत दीपके भारत आ रहे हैं। उसके बाद वे जाएंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने, फिर वहां से परमिशन लेंगे। उनका प्लान है कि वे जंतर मंतर पहुंचेंगे और देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे इस्तीफा मांगने का काम करेंगे। मेरे साथ अभी जज साहब हैं, पूर्व जज संजीव कुमार जी। सर, क्या भविष्य देखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी का? देखिए, भविष्य जो है मुझे उज्जवल लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए मेरी कंडीशन जरूर है। शर्त मेरी ये है कि ये अच्छी तरीके से ईमानदारी से देश के मुद्दों को उठा के काम करें और बिके नहीं और डरे नहीं। अगर डर गए या बिक गए, मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहेगी कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को दबाया जाए। अगर आंदोलन के रूप में लेता है तो अगर तो उसमें क्या करेगी, वो पैसे का लालच देगी। वो ये लालच देगी आपको हम मंत्री बना देंगे, अगली बार टिकट दे देंगे, आपको किसी का आयोग का चेयरमैन बनाया जा सकता है, या आपको इंडिया रूप से करोड़ों रुपए दिए जा सकते हैं, या फिर ये है कि भाई आपके साथ हम कुछ घटना करा सकते हैं, आपको मरवा सकते हैं या कुछ और करा सकते हैं। ऐसे लोग भी हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग और जो बहुत से लोग हैं जो देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को या किसी और को कोई थ्रेट हो सकती है कि कहीं ऐसा ना हो भारतीय जनता पार्टी जो है वोटर्स बहुत कम हो जाएं, इनसे जुड़ जाएं, या हम हार जाएं चुनाव अगली बार में, तो हो सकता है तो सरकार कुछ भी करवा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर ये ना तो पैसे से बिकें और ना डर के मारे पीछे हटें और सही मुद्दों को, जनता के मुद्दों को संविधान के हिसाब से अगर उठाएं, तो मुझे उम्मीद है कि ये आगे बढ़ेगी और बहुत आगे बढ़ने की संभावना इसकी है। लेकिन 2 कंडीशन जो बताई हैं, अगर उसके साथ रहती है तब। लेकिन सर, सवाल है ना कि देखा गया तमाम हमारे देश के नेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी विचारधारा बदल ली। जैसे हम नाम ले सकते हैं राघव चड्ढा का। राघव चड्ढा ने तो पार्टी बदल ली। पहले कहा कि हम युवाओं के मुद्दों को नहीं उठा पा रहे हैं, अब भाजपा में जाकर के एकदम चुप हो गए हैं। देखिए, ऐसा है, अब राघव चड्ढा की बात करी ना, और आप शुभेंदु अधिकारी को भी देख लीजिए। आप पहले देखो, और पीछे चौधरी, बहुत सारे लीडर्स हैं जो अपनी विचारधारा को चेंज करके दूसरी पार्टियों में जाते हैं, जो अपोजिट विचारधारा वाली पार्टी हैं। तो ये तो देखो, बड़ा हमारे देश में संकट है इस बात का कि हमारे देश में विचारधारा के साथ अपने पद का लालच ना लिए हुए, बिना पद के लालच में विचारधारा के साथ स्टिक रहना, जुड़े रहना, ये मुझे बड़ा असंभव काम लगता है। जब भी सरकारें कहीं कमजोर होती हैं, जिस पार्टी का जुड़े हुए हैं, या पार्टी हार जाती है, दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो जनरली देखा गया है कि बहुत सारे एमएलए एमपी टूट करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। कांग्रेस से बहुत से लोग टूट करके बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन बीजेपी में आज के समय बैठे हुए हैं। आपने बंगाल में देख लो क्या हुआ है। बंगाल की तो ममता बनर्जी की पार्टी पूरी खत्म हो गई। मतलब आज देखो 58 के आसपास शायद बताए जाते हैं कि एमएलए दूसरे के साथ चले गए। 60 जो है अलग चले गए, 60 हो गए अब ना। हाँ, मैंने 58 देखा था। अब 60 लोग अगर अलग हो गए एमएलए, मेरे ख्याल से 80-85 सीट कितनी मिली थी, इतनी सीट के आसपास मिली थी। तो आप देखो 2-3 से ज्यादा एमएलए टूट के जा चुके हैं। भाई ऐसा हुआ क्या है? ममता बनर्जी तो वही है, पार्टी खत्म। ममता बनर्जी तो वही है, पार्टी खत्म हुई। आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी विचारधारा कहाँ गई लोगों की जो टूट के जा रहे हैं? भाई आपने, अगर आपकी आइडियोलॉजी ये थी कि आप बीजेपी की आइडियोलॉजी सपोर्ट करते हैं या ममता बनर्जी की विचारधारा के साथ सहमत हैं, तो आपने तुरंत हारने के बाद ममता बनर्जी की ऐसी आइडियोलॉजी हम चेंज क्यों कर ली? तो वो लोग जो है, ऐसे ज़्यादातर लोग मैंने पॉलिटिशियन देखे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो इधर से उधर जाते रहते हैं, जिसकी सरकार बन जाती है वो उसमें चले जाते हैं। उनको अपने विचारधारा से कोई मतलब नहीं। जहाँ तक जनता पार्टी का सवाल है, तो देखिए इसके लिए अभी थोड़ा सा हमें अभी वेट करना होगा, ने समय देना होगा कि आखिर ये लोग जो है अपनी कोई विचारधारा को लेकर चल रहे हैं या अपना ऐसे ही हवा में काम चल रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी वजह से सीजीआई ने कुछ कहा, इन्होंने अचानक ही एक जो है फेसबुक पेज, जो इंस्टाग्राम पेज बना लिया या पेज बना ली,
वेबसाइट से करोड़ों लोग जुड़ गए, तो ये तो इनकी उपलब्धि तो है, इसमें तो शक नहीं इस बात के लिए जुड़ने के लिए, कितने लोग इनके साथ जुड़ गए। लेकिन क्या उस जुड़ाव के साथ में, देश के मुद्दों के साथ में लोगों के जुड़े हैं, उनके जो असलियत में जो करना देश में बदलाव चाहते हैं, क्या वो बदलाव कराने में सक्षम रहेंगे और ईमानदारी से क्या काम करेंगे? जैसे मैंने पहले कहा, फिर रिपीट कर दूं कि या दबाव में या किसी पद के लालच में ऐसा तो नहीं कि अपने मुद्दों को छोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी जैसे चाह रही है वैसे करते रहेंगे, ऐसा तो कहीं ना हो जाए। अच्छा सर, क्या आपको लगता है कि 6 तारीख को यानी कल जो है, क्या ये लोग जंतर मंतर तक पहुंच पाएंगे या फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? 2 बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, परसों किया था और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उन्होंने कहा कि हम मजबूती के साथ मैदान में उतर रहे हैं और हम लोग अब जो है जंतर मंतर पर आंदोलन करेंगे। देखिए, मेरे हिसाब से तो पुलिस, जहाँ तक अभिजीत दिप्के का सवाल है, इनको वहीं डिटेन करेगी हवाई अड्डे पर, ऐसा मेरा मानना है। उनसे बाहर नहीं आने देगी, और किसी वजह से बाहर आने भी दिया गया तो इनको परमिशन तो ग्रांट नहीं करेगी, परमिशन नहीं मिलेगी जंतर मंतर पर। बिना परमिशन के करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फिर पुलिस डिटेन करेगी। मेरा अपना मानना तो ये है कि अभिजीत दिप्के को इंडिया में आने के बाद में इसमें पुलिस बहुत भारी बंदोबस्त करेगी 6 तारीख के लिए। लोगों की एंट्री शायद इंडिया में बाहर से आ रहे हैं, ज़्यादा लोग आने की संभावना, उन्हें बैन कर देगी, रोक देगी, जैसे कि हमने किसान आंदोलन में देखा था, लोगों को आने नहीं दिया गया था। इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जंतर मंतर पूरा सील होगा। आप देखना, जो पार्लियामेंट जो दिल्ली को ही सील कर देंगे, दिल्ली बॉर्डर, ये भी संभावना है। हाँ। और दिल्ली के एयरपोर्ट के बाहर किसी की एंट्री नहीं हो पाएगी, जो बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे एंट्री एग्जिट होता है। कहाँ पर? रोड पर। एयरपोर्ट तो एंट्री हो नहीं सकती ना, बॉर्डर पे। हाँ। जहाँ बॉर्डर मतलब वहाँ भी होगा, और एयरपोर्ट के बाहर भी लोग आ जाएंगे, किसी तरह बच के आ जाएंगे, तो वहाँ भी डिटेन किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इनको डिटेन किया जाएगा। मुझे तो यहाँ तक भी उम्मीद है कि जैसे कि जो किरण रिजिजू मिनिस्टर का बयान आ रहे हैं कि ये तो सब ये तो देश पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी ज़्यादा इनके व्यूअर्स हैं, 94% 96% पाकिस्तान लोग जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी सॉवरेनिटी को खतरा है, हमारे देश की जो है संप्रभुता है उस पर खतरा लगता है, विदेशी मीडिया, विदेशी लोग चला रहे हैं, ये विदेशी लोग फंडिंग कर रहे हैं। ये सब उन्होंने पहले से चीज़ें कहना बीजेपी लोग शुरू कर दी है। तो देखो, मुझे लगता है कि इनको NSA में निरुद्ध करेगी, और ऐसा भी हो सकता है कि विदेशी फंडिंग या विदेशी लोग शामिल हैं, देश को अस्थिर करना चाहते हैं, या नेपाल या बांग्लादेश या ऐसा कोई आंदोलन करवाना चाहते हैं हमारे देश में, और सरकार को ये जो है जबरदस्ती उखाड़ फेंकना चाहते हैं, संविधान के दायरे में नहीं, असंविधानिक दायरे में ला रहे हैं। एक चीज और है, तो ऐसा करके मुझे उम्मीद है कि UAPA जैसी धारा भी लगाई जा सकती है। सर एक चीज और हमने देखा कि बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ, नेपाल में क्या कुछ हुआ, वहां के युवा उग्र हुए, उग्र होने के बाद उन्होंने सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। वहां की जो आवाम थी, वे लोग सब लोग त्राहिमाम कर रहे थे वहां की हुकूमत से। नई हुकूमत वहां पर आ गई, तो भारत के जो लोग हैं, ये लोग भी परेशान हैं सरकार से। हर रोज पेपर लीक हो जा रहे हैं, हर रोज लोगों को आंदोलन करने मारा जा रहा है, लोग परेशान हैं, लोग सड़कों पर वास्तव में आना चाहते हैं। अगर 20 मिलियन से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं दर्द तो है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, आपकी बात से सहमत हूँ कि दर्द है, और एक कम समय के अंतर 5-7 दिन के अंतर्गत अगर 2.5 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं तो छोटी मोटी बात नहीं है। लोग वास्तव में परेशान है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, अनडाउटेड क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन जहाँ तक आपने नेपाल के और देशों की बात करी, ऐसा हमारे देश में होने की संभावना मुझे नजर नहीं आती। हमारे देश में सरकारों का बदलाव जो होता है, जो संवैधानिक तरीके से इलेक्शन के माध्यम से होता है, ऐसे ही होगा। मुझे ऐसी कोई चीज़ थी नजर नहीं आती देश में अपने में कि कोई लोग आकर के लाखों लोग इकट्ठे होकर के सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जबरदस्ती, ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा न करना भी नहीं चाहिए, ऐसा कर भी नहीं रहे हैं। इनको भी देखो संविधान दायरे में रहकर के बात कर रहे हैं, और वो आप देखो बाबा साहब की बात करते हैं, महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, भगत सिंह जी की बात करते हैं, और उसके अलावा जो है वो जवाहरलाल नेहरू की बात भी कर रहे हैं। तो ये 4 लोगों की बात की जा रही है, तो ये 4 लोग स्टाफ के थे, कम से कम 3 लोग तो कह सकते हैं कि ये संविधान के साथ चलने वाली बात थी, अहिंसक तरीके से काम करते थे। सुभाष और भगत सिंह जी कहानी थोड़ी डिफरेंट है, उनका अपना युवा जो भी था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेपाल जैसी स्थिति हमारे देश में बनने की मुझे तो कोई चांस नजर नहीं आता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, और होगा भी नहीं। ऐसा कुछ होगा तो संविधान के खिलाफ भी होगा। हम संविधान के साथ खड़े हुए हैं, कोई भी पार्टी हो, कैसे भी हो, देश में बदलाव अगर होना है तो संविधान जैसे बदलाव करवाने के लिए चाहता है, संविधान जैसी व्यवस्था बना रखी है, जो प्रक्रिया है चुनाव, उसी हिसाब से होना चाहिए। चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, ये सरकार दमन कर रही है, तो उसके लिए प्रोटेस्ट करके, अपने लोगों को मोबिलाइज करके अपने पीछे वोट लाने की कोशिश करें। वो तरीका है संवैधानिक, बाकी तरीका सारे असंवैधानिक है, उसका हम सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन सर एक बात और है, डॉक्टर लोहिया, राम मनोहर लोहिया कहकर चले गए कि अगर सड़क सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी।
तमाम लोगों ने कहा कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती, और वहीं रामधारी सिंह दिनकर कहकर चले गए कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये है कि संवैधानिक तरीके से जनता आती है। उसका मतलब ये है कि आप जनता को मोबिलाइज करें, जनता को समझाएं, अपने पक्ष में करने की कोशिश करें, जब इलेक्शन हो जीत करके अपनी सरकार बनाएं। इसका मतलब ये है। और इसका मतलब ये नहीं है कि सिंहासन खाली करो और जनता आती है। उस वक्त भी आप देखें तो इलेक्शन हुए थे। आप जिनकी बात कर रहे हैं, इलेक्शन होकर के बाद ही हमारे देश में सरकारें बदली गई हैं। किसी भी समय जेपी का आंदोलन हो, चाहे इमरजेंसी के समय की बात कर रहा हूँ, चाहे लोहिया का बात हो, चाहे कोई और भी हो, हर समय 1950 से लेकर के अब तक सरकार बदली है, तो इलेक्शन के बाद ही बदली हैं। हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे कि और कंट्री में होता है कि कभी कोई सेना कब्जा कर ले, लोग आके हंगामा करते हैं और लोग अपने राष्ट्रपति कार्यालय कब्जा कर, जो और कंट्री हम देख रहे हैं। ऐसा हमारे देश में नहीं हो सकता। हम धर्मनिरपेक्ष कंसेप्ट को लेते हुए और हम जो है लोकतंत्र कंसेप्ट को लेते हुए संविधान को मानते हुए लेके चलने वाले लोग हैं। मुझे इसकी 1% भी उम्मीद नहीं है इस बात के लिए। जहाँ तक आपने उनकी 3 लोगों की बात अभी करी है, मेरा अपना मानना है कि उनका कहने का मतलब ये है कि चुनाव के तरीके से लोगों को मोबिलाइज करके सड़क पर जा करके और तब उन लोगों को समझा करके अपने पक्ष में वोट लेकर के, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने पहले किया, उससे पहले और बहुत सी पार्टियां करती रही हैं, वो तरीका अपनाने की बात है इसमें, और दूसरी बात नहीं। सर, एक बात कही जा रही है कि इसमें आम आदमी पार्टी के लोग शामिल हैं, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का शह है, और उनके ही शह पर अभिजीत दीप के जो सीजेपी के चीफ हैं वे काम कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं इसलिए ऐसा नहीं मानता हूँ कि वो नो डाउट के वो पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, उन्होंने अपनी बात कही भी है, वो एडमिट कर रहे हैं, स्वीकार रहे हैं इस बात को अभिजीत दीप के, 2 साल पहले मैंने आम आदमी पार्टी जुड़ा हुआ था, तो कोई बात नहीं। उसके बाद में उनका कहना है मैं उससे जुड़ा हुआ नहीं हूँ। तो देखिए, मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी भी, केजरीवाल भी अगर आज चाहें, मनीष सिसोदिया जी भी अगर चाहें, तो वो अपने इंस्टाग्राम पर 2.5 करोड़ लोग नहीं जुड़वा सकते। वो भी अगर चाहें तो मैं दावे से कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर वो 50 लोग ना आए, दिल्ली के अंतर्गत वो 1000 लोग इकट्ठे नहीं कर सकते किसी भी भीड़ में। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा मैंने कभी देखा, पहले भी देखा हुआ है। जब वो आंदोलन करते थे अन्ना के समय में, वो बात दूसरी थी, तब 1-1 लाख लोगों की भीड़ मैंने देखी है। लेकिन जब जैसी पॉलिटिकल पार्टी बना ली उन्होंने, सत्ता में आ गए, उसके बाद उन्होंने आंदोलन किए हैं, लेकिन तब आप देखो तो 1000-2000 लोग भी इकट्ठे मुश्किल से होते थे। तो उनकी खुद की हैसियत नहीं है, उनके खुद के बूते में नहीं है। दोनों के लोग जो बात कर रहे हैं केजरीवाल जी उनकी, कि वो खुद तो इकट्ठे कर सकें, ना इकट्ठे कर सकते हैं और ना ऐसा संगठन कोई बना सकते हैं। वो अब पुराने जमाने की बात हो चुकी है, केजरीवाल जी को आप भूल जाए। हाँ, ये लोग जो आगे क्या करेंगे, ये सही रास्ते पर चलेंगे, केजरीवाल के जैसा रास्ता अपना करके बाद में अपने आप को खत्म कर लेंगे, ये वक्त बताएगा। थोड़ा टेक्निकली सवाल ले लेते हैं, टेक्निकल सवाल तमाम लेते हैं कि अब बड़ी बात है कि अभिजीत दीप के जो हैं भारतीय हैं, भारत के रहने वाले हैं, और कानून अधिकार देता है कि भारत का रहने वाला कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी आंदोलन कर सकता है। जंतर मंतर जो है प्रोटेस्ट साइट है, वहां पर कोई भी भारतीय आंदोलन कर सकता है। अभिजीत दीप के ना तो आतंकवादी है, ना देशद्रोही है, ना गद्दार है, ना विदेशी फंड ले रहे हैं, अभी तो कोई प्रूफ सामने नहीं आया है। वे आंदोलन करना चाह रहे हैं तो सरकार आंदोलन करना मतलब आंदोलन करने से रोक क्यों रही? एक तरीके से आप कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि यूएपीए लगाया जाएगा, नशे लगाया जाएगा, दिक्कत कहाँ आ रही है सर? आप कह रहे हैं इस बात को, तो कोई इनके पास सबूत नहीं है कि इनके पास कोई बाहर से फंडिंग ले रहे हैं। हाँ। कि सबूत नहीं है, कोई बात विरोधी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सरकार से पूछो ना, सरकार के मंत्री क्यों कह रहे हैं? हो सकता है सरकार ने कोई फर्जी कोई सबूत इकट्ठे कर लिए हो। सरकार तो फर्जी एविडेंस बिल्कुल हो सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हाँ। बहुत सारे लोगों को आपने जेल में बंद देख रहे हैं ना, हाँ। वो फर्जी एविडेंस के आधार बहुत से कर रखे हैं। अच्छा। हाँ, इसमें कोई बातें नहीं है, ये तो छोटा सा काम है। आप तो जज रहे हैं, आप तो बेहतर समझते हैं। इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि फर्जी एविडेंस कलेक्ट करके और कुछ भी किया जा सकता है। जिस तरीके से केजरीवाल के केस में, हाँ। जिसमें वो अभी डिस्चार्ज हो चुके हैं, जिसमें केस दिल्ली हाईकोर्ट चल रहा है, सुकांत शर्मा वाली कहानी जो थी वो अपना विड्रॉ करना चाहते थे, तो उस केस में आप देखिए ना, उस केस में उन्होंने फर्जी गवाह बना लिया और बना के बाद में उसी पहले एक्यूज था, गवाह बना लिया, अपना गवाह बना के केजरीवाल जी के खिलाफ बुलवा दिए बाद में। तो इस तरीके से सरकार हमेशा करती रही है, ये तो इनका शुरू से पैटर्न रहा है, ये अब की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, तो 1950 से इस बात को देखता आ रहा हूँ। सरकार ने किसी को बचाना चाहे तो फर्जी गवाह पेश कर देंगे, फर्जी तथ्य दिखा देंगे। अब कोर्ट में प्रूव होता रहेगा, जब तक कोर्ट में प्रूव होगा नहीं होगा तब तक 2-4-10 साल हो जाएंगे, तब जेल में रह लेगा। तो देखो, इसीलिए ये आप समझ लीजिए, सरकार के पास क्या सबूत है इनके खिलाफ नहीं है, असली सबूत या फर्जी सबूत है, ये तो आप 6 तारीख को जान पाएंगे। अभी आप क्या कैसे रहे? अभी आपके पास कोई जानकारी है इस बात के लिए कि इनके पास, सरकार के पास कोई सबूत ही नहीं है या फर्जी सबूत नहीं बना लिए इन्होंने? सर, एक चीज और, एक थोड़ी और चल रही, कहा जा रहा है कि भाजपा द्वारा प्लांटेड है, ऐसा कहा जा रहा है, तमाम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन आजकल ज्यादा उछल कूद रहा है,
तो एक काम करो, अपोजिशन को और शांत करवा दो, और अगर ग्राउंड जीरो पर सीजेपी वाले चुनाव लड़ते हैं तो फायदा ये होगा कि उनका वोट बट जाएगा, भाजपा और मजबूत हो जाएगी। देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं कि इसमें बात सच्चाई है या ये झूठ बात है, ये तो वक्त बताएगा। ऐसा आपकी जो बातें हैं 1% ऐसी बात हो सकती है फिलहाल, अभी मैं 99% तो मैं ऐसा कहूँगा कि ऐसा कोई बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के प्लांटेड कोई मामला नहीं है। अचानक ही सीजेआई ने जो बात कही, अचानक उसने फेसबुक पेज बना, जो इंस्टाग्राम पेज बना लिया या वेबसाइट बना ली, तो वो कोई बीजेपी ने या आरएसएस ने कह के थोड़ी बनवाई ये वेबसाइट, है ना। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के साथ है, सुप्रीम कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऐसा आरोप नहीं, कोई बड़ा अदालत कटघरे में नहीं, कोई बड़ा आरोप नहीं। जो सभी लोग कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, सभी लोग कह रहे हैं कि सरकार जैसा चाहती है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी उस तरह डिसीजन दे देती है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही कहाँ है। तो वो अपने ही सुप्रीम कोर्ट को जो उसके पक्ष में डिसीजन दे रही है, वो क्यों से बदनाम कराने की कोशिश करेंगे, आप देखो ना। तो मेरा अपना मानना तो ये आरोप अभी तक मुझे झूठे लगते हैं, जैसा आपने लगा है। ऐसा क्या जरूर कह सकता हूं कि क्योंकि इनको पहले कोई खास एक्सपीरियंस इन लोगों को दीपिका को और जो 3 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुझे खास एक्सपीरियंस नजर नहीं आता है। लेकिन एक्सपीरियंस की आवश्यकता भी नहीं है, लोग जो है एक्सपीरियंस बाद में ले लेते हैं, सीख जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो सीजेआई साहब का जो कमेंट था, उसकी वजह से अचानक ऐसी इन्होंने पेज बना लिया, लोगों को लायक हो गया, पसंद आ गया, उनकी जो बातें पसंद आ गई, 2.5 करोड़ लोग 5-7 साल 5 साल जुड़ गए। अच्छा सर, ज्यादा कोई बात नहीं। अच्छा सर, एक बात बताइए आप, ये जो कॉकरोच बोला है सीजेआई ने, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जज साहब को इतना अधिकार है किसी कॉकरोच बोल दे? क्या ये हेट स्पीच के अंतर्गत नहीं आता? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आता है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच की बात कर रखी है। हाँ। देखिए, एक बार बताइए कि इंसान को कॉकरोच क्यों बोला जाना चाहिए, और कॉकरोच को तो नेगेटिव रूप में पेश किया जाता ना। तो ऐसी स्थिति में, और ऐसी कोई बात भी नहीं थी, क्या बात थी भाई? कॉकरोच, दीमक, कॉकरोच जो है और पैरासाइट है, तो चाट गया, दीवार खा गया, ये जो खा गया, क्या बोलते हैं, दरवाजा खा गया। बिल्कुल, ये मेरे हिसाब से हेट स्पीच की कैटेगरी में इसको लाया जा सकता है। और हेट स्पीच की परिभाषा को हम ब्रॉड करके वहां तक ला भी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहले खूब करते रहे कि अपने चीजों को देखते हुए कि लोग किस तरह बिहेव कर रहे हैं, तो वो किसी परिभाषा को चेंज कर लिया करते हैं। और ऐसा मैंने कई बार देखा है। आप मुझे बताइए, कॉलेज सिस्टम इंडिया में है, संविधान तो नहीं लिखा हुआ कॉलेज सिस्टम, जज कॉलेज सिस्टम अपॉइंट हो रहे हैं, कॉलेज कहाँ से आ गया? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने मनमानी व्याख्या कर ली। तो इसी तरीके से हेट स्पीच की परिभाषा मेरे हिसाब से बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि आप उन लोगों के साथ, जो आपके साथ युवा हैं, जो मीडिया पर्सन्स हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो सरकार पर सवाल उठाते हैं, उनको आप कह रहे हैं कि कॉकरोचेस हैं। दिस इज द हेट स्पीच। लेकिन सीजेआई साहब तो आपके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, मेरे ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, उनके हाथ खुले हुए हैं। तो कर लेने दो, हम तो तैयार बैठे हुए हैं। अगर ये हेट स्पीच किया ना, अगर अपराध है, तो मैं इसे 1,00,000 बार कहूंगा। और मैं कोई परिणाम भुगतने तैयार हूँ, मुकदमा कर लें। कॉकरोच जो है हेट स्पीच के अंतर्गत आता है। जिस तरीके से उन्होंने बात कही है, जिस टोन में बात करी है, उनका वीडियो भी चल रहा है, वीडियो भी अवेलेबल है आज के समय में, रिकॉर्डिंग लोगों ने कर रखी है। मैंने कहा कि मीडिया ने गलत तरीके से प्रेजेंट किया है। बिल्कुल नहीं गलत तरीके से प्रेजेंट किया, सही तरीके से प्रेजेंट किया। गलत तरीके से जो है बाद में एक्सप्लेन उन्होंने करने की कोशिश करी जो गलत था, और बाद में मीडिया ने देख लिया, लोगों ने देख लिया कि इन्होंने जो व्याख्या दी थी, बाद में जो स्पष्टीकरण दिया था, एक्सप्लेन किया था, वो गलत था। लोगों ने मीडिया जैसा समझा था ऐसा ही कहा था। मतलब इन्होंने कॉकरोच और पैरासाइट जैसे वर्ड का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया हुआ जो सरकार पर आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों के लिए किया गया जो बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट, मीडिया वाले लोग हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट के तेज जवाब मांगते हैं, उनके जैसे लोगों की बोलोगे कॉकरोच है, उनको लिए इन्होंने। तो मैं बता रहा हूँ आपको, आप तो युवा कितने हैं, बेरोजगार देश में कितने हैं, मीडिया वाले कितने, क्यों इस पर बात नहीं होगी? देखो, मैं भाई तो बता, हाँ, मेन तो बात ये, बेरोजगार है, मेन तो बात ये थी ना कि भाई आप ये बताओ ना कि बेरोजगारी देश में चल रही है और दर बढ़ती चली जा रही है, और लोग इतने सारे बेरोजगार, तो कम से कम बेरोजगारी कम करने सरकार को दबाव बनाने की आवश्यकता थी, सरकार से कहने की आवश्यकता थी भैया कि जवाब तलब करते कि आप देश में चल क्या रहा है। आप तो कह रहे हैं कि हम जो 2047 तक बना देंगे इसको विकसित राष्ट्र बना देंगे, तो विकसित राष्ट्र बनेगा कैसे भाई, जब इतनी बेरोजगारी है, इतनी प्रॉब्लम चल रही है। तो और आप उल्टा क्या कर रहे हैं सीजीआई कि भाई नहीं, ये तो कॉकरोच है, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लगता सर आपको? मैं एक बात करूं कि सरकार पर सवाल उठाना ही तो डेमोक्रेसी का सिस्टम है। लोकतंत्र किसे बोलते हैं? पक्ष और विपक्ष। और हमारे संविधान के तहत ये आर्टिकल 14 देखें, साल के 19 देखें, वो इस बात को कहते हैं कि डिसेंट जो है इसे फंडामेंटल राइट, यानी कि विपक्ष फंडामेंटल, विपक्ष जो है विपक्षी बात रखना, या डिसेंट मतलब विरोधी बात रखना। आपके विचार कुछ भी हो सकते हैं, वो आपको विचार रखने की आज़ादी है।
यही जो विरोधाभास है विचारों में, ये हमारे देश की नहीं पूरे वर्ल्ड में हर जहाँ पे डेमोक्रेसी संविधान ठीक है। चलता है वहां पर दिस इज द फंडामेंटल राइट। ये हमें राइट देता है कि अपनी विरोधी बात को भी जनता के सामने रखें या सरकार से सवाल करें। सरकार से सवाल ही नहीं करेंगे तो विपक्ष खत्म हो जाएगा। विपक्ष खत्म हो जाएगा तो जैसे आपने बात कही थी ना, वो बात जो आपने कही थी, कौन सी वाली बात कि लोहिया ने कहा था, कुछ किसने कही थी कि सड़क आवारा हो, लोहिया ने कहा था कि अगर सड़क सोनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। जब विपक्ष नहीं होगा ना तो संसद तब आवारा होगी। नहीं, अपोजिशन काम सड़क पर है ना। नहीं सुन तो लो, अपोजिशन संसद में नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अगर विपक्षी सीए ने क्या कहा था, सवाल मत उठाइए सरकार पर। विपक्ष का काम किया सवाल उठाना, बिल्कुल। तो आवाज ना उठाना तब तो संसद आवारा होगी। विपक्ष खत्म हो रहा है उसमें। हाँ। वो एक ही बात है, आवाज उठाने से रोकना सरकार के खिलाफ या जो लोहिया जी ने कहा था बात है, वो दोनों एक ही बात है। अच्छा सर, ऐसा नहीं लगता आपको कि सीजीआई साहब जो हैं तो वे अपने घर में ऐसे आमतौर पर ड्राइवर से, नौकर से बोलते होंगे, ए देखो जी कॉकरोच आ गया, ऐसा हो सकता है, और दिल की बात, अंदर की बात जो है वो गलती से जुबान पर आ गई, अदालत में बोल दिया, घर में कोई रिकॉर्ड नहीं करता, परिवार को रिकॉर्ड नहीं करता, और जब अदालत में बात बोल दी वो ऑन रिकॉर्ड चला गया, जनता के पास मैसेज चला गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खैर मैं अब मेरे पास तो कोई डाटा है नहीं है, मैंने सुना नहीं है घर पे वो किसको क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग एक अंदाजे में पता नहीं क्या बोलते होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि ऑन रिकॉर्ड सबके सामने कोर्ट में बैठ करके चीफ जस्टिस इंडिया ने इन लोगों को कॉकरोच पैसेट बोला, ये सबूत है इस बात का। तो पीछे भी ऐसी काम करते होंगे, जब मीडिया के सामने ऑनलाइन रिकॉर्डिंग चल रही है, आप जानते हुए पूरे वर्ल्ड में आपको देख सकता है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं, कोई भी जुड़ सकता है, कोर्ट में बहुत सारे एडवोकेट लिटिगेंट्स बैठे हुए हैं, इसके अलावा मीडिया पर्सन्स बैठे हुए हैं, और आपकी ड्यूटी संविधान का अधिकार प्रोटेक्ट करने के लिए आप उस वक्त उस समय, और आप ये बात कहना संविधान को मैं बता रहा हूँ पूरी तरह ताक पर रखने के बराबर है। जिस सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारी इस बात के लिए थी कि संविधान को प्रोटेक्ट करेंगे, वही संविधान को एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि उसको नष्ट करने के लिए, उसको बिल्कुल ना मानने के लिए लोगों को ऐसे कमेंट कर रहा, तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बहुत ही गलत कमेंट था। और मैं एक बात और कह दूँ, लेकिन जो कांग्रेस जनता पार्टी बनी हुई है, इससे ज्यादा बड़ा जवाब सीजीआई को मिल नहीं सकता था। ये सबसे बड़ा जवाब है उनके लिए। थप्पड़ एक तरीके से कह सकते हैं। थप्पड़ कह सकते हो आप, ये सबसे बड़ा जवाब है उनको, क्योंकि 2.5 करोड़ लोगों ने उसमें जुड़ करके ये कह दिया सीजीआई वाज सेइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल बात। लेकिन सर एक बड़ी बात है, कॉकरोच जो है, आपने कहा कि निगेटिव तरीके से कॉकरोच को हम लोग प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। अगर ये लोग चुनाव आयोग के पास जाते हैं, आंदोलन का ऐलान कर दिया है, चुनाव आयोग के पास जाकर बोले काम करो, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से पार्टी रजिस्टर कर दो, तो चुनाव आयोग बोल सकता है कि ये तो हेट स्पीच के अंतर्गत आता है, कॉकरोच जो शब्द है। देखिए ऐसा है, मेरे हिसाब से तो अगर ये पार्टी बनाना चाहते हैं तो यही नाम रखें, इससे बेहतर नाम कोई नहीं हो सकता। चुनाव आयोग लेकिन जब देगा तब ना। नहीं, चुनाव आयोग नहीं देगा तो चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध करने की आवश्यकता है देश में बड़े पैमाने पर। या सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाई कर दे कि नहीं कॉकरोच जो है हेट स्पीच नहीं है। कोर्ट कहता रहा कुछ भी, सुप्रीम कोर्ट कहने दीजिए। मैं आपको बताने मेरी कोशिश ये है कि इनको कांग्रेस जनता पार्टी के अलावा दूसरा नाम नहीं रखना चाहिए, ये सबसे बेस्ट नाम है, इसी नाम से इनकी पहचान है, और इसके पीछे इतिहास जुड़ गया है। क्या इतिहास है कि सीजीआई का कमेंट, और ये भी जुड़ गया है कि न्यायपालिका हमारे देश के नागरिकों को किस तरीके से देखती है, ये भी। और न्यायपालिका नहीं, न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए चीफ जस्टिस इंडिया कैसे हमारे देश की जनता को, जो बेचारे बेरोजगार हैं, जो गरीब हैं, जो मीडिया वाले जो सवाल उठाते हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं। तो वो दिखावट उनकी जो जैसे देखते हैं, वो जो उनके मन में है, वो बाहर लोगों ने अब आ गया, लोगों ने देख लिया और पढ़ लिया, समझ लिया, सुन लिया। ऐसी स्थिति में मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस जनता पार्टी का दूसरा नाम नहीं हो सकता। अगर इलेक्शन कमीशन इंडिया अगर इसको अगर ये पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और नाम ये रखना चाहते हो और ईसीआई मना करता है, तो इलेक्शन कमीशन इंडिया के बाहर लंबे समय तक, जब तक इस पार्टी का नाम स्वीकार न कर लिया जाए, तब तक प्रोटेस्ट करने की जरूरत है। दूसरा नाम स्वीकार नहीं होगा। सर एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि एक तरफ हेट स्पीच भी है कॉकरोच, तो अगर कोई हेट स्पीच देता है, सीजीआई क्यों ना हो, कार्रवाई तो हो सकती है ना। कानून सबके लिए बराबर, चाहे राष्ट्रपति चाहे प्रधानमंत्री हो। नहीं देखो, वो बात आपकी ठीक है, मानता हूँ, लेकिन उन्होंने जो अपने डायस मंच से बैठ के जो बात कही है, तो वो उस एंगल से भी चीज़ें देखिए, उनको कुछ प्रोटेक्शन भी होता है। जजों को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजों को लिए कुछ प्रोटेक्शन का नियम भी है, उसके तहत वो कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मेरा अपना मानना दूसरा एक और भी है इसमें।
मेरे हिसाब से तो ये भी है कि मैं इस विचारधारा का मानने वाला हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट के जज हो, चाहे नीचे के जज हो, अगर वो डायस पे बैठ करके कोर्ट को संचालित करते समय कोई ऐसी बात करते हैं, ऐसा कोई अमर्याद काम करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, न्यायालय की अवमानना है। और न्यायालय की अवमानना सिर्फ जो है वकीलों पे या जो पार्टी आती हैं या देश के लोगों पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हाई जजों पर और बाकी और जजों पर भी चलाने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। आम जनता के अंदर एक उबाल देखा जा रहा है और अभिजीत दीपके ने कहा है कि आप लोग आइए जंतर मंतर पर, हम लोग आंदोलन करते हैं, परमिशन लेने चलेंगे। लेकिन सर बड़ा सवाल ये है ना कि हमने देखा कि जब पंजाब में आंदोलन हो रहा था तो उस वक्त पुलिस ने, प्रशासन ने बाकायदा आंसू गैस की गोले चलाए थे। क्या आपको उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस हर एक तरीके से तैयार है आंसू गैस के गोले के साथ, लाठी और डंडों के साथ, बसों के साथ? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। आप 5 तारीख को रात को देख लेना, 6 तारीख की सुबह को ये अपना करने जा रहे हैं जनता पार्टी वाले, कांग्रेस वाले लोग। आप 5 तारीख को रात को देख लेना, आपको तैयारी नजर आ जाएगी। और आपको पूरे दिल्ली में पूरी तरीके से बैरिकेडिंग टाइप आपको देखने को मिलेगी। जंतर मंतर बंद मिलेगा मेरे हिसाब से। उस दिन कोई प्रोग्राम, कोई पहले प्रोटेस्ट होना होगा तो वो बंद करा दिया जाएगा, मेरा अपना मानना है। और जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन है उसके बाहर आप बहुत बड़ी तरह पुलिस फोर्स देखेंगे। जो वो है क्या नाम, एयरपोर्ट है, उसके वहां तक एंट्री किसी को मिल ही नहीं पाएगी सिवाय उन लोगों को छोड़ करके जो वहाँ एयरपोर्ट से जाने वाले हों, जिनकी टिकट होगी। बाकी लोगों को उससे बहुत पीछे निकाल के उतार दें। मतलब तो देखो, ये जो सरकार जो है, ये तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल भी इनको परमिशन नहीं देगी। जब ये छोटे मोटे लोगों से, आप जैसे मीडिया वालों से जो छोटे मोटे चैनल बेचारे चला रहे हैं, उनसे डर के उनके ही बातों के मीडिया के कोई खबर देख करके उसे बंद करा देते हैं, तो ये तो इतनी बड़ी 2.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, नेशनल लेवल पे लोग नाम हो चुके, इतना हाइप चल रहा है या दुनिया की बातें चल रही हैं, तो इससे तो बहुत डरे बैठे होंगे। इसमें तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है। और ये नुस्खा अपनाएंगे जिससे कि इनको बदनाम किया जा सके। इसको किस तरीके से जो है बदनामी ना किया जा सके, कैसे इनके खिलाफ झूठे सच्चे केस लगा करके इनको जेल भेजा सके। और इसको जैसे आम आदमी पार्टी को के लोगों को बदनाम करने की बहुत तगड़ी पहले कोशिश की थी, और बाकी और लोगों की, राहुल गांधी को दुनिया वाले केसों लगा के उन्होंने जेल भेज रखा है। दुनिया छोटे मोटे केस कोई भी कर लेता है। आप देखो, राहुल गांधी को तो आज ऐसा समझ रखा है जैसे कि गली मोहल्ले का कोई वैसे नेता हो, कोई भी आ जाता है बीजेपी का नेता और उस पर कोई केस लगा देता है कि भाई इन्होंने ये कह दिया, वहाँ ये पहले क्या संभव था इस तरीके से? कोई मोदी को केस लगा देख तो, लेकिन केस हो तो जाए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सरकार जो है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको पूरी तरीके से जो इस आंदोलन को बिल्कुल चलने नहीं देगी, बिल्कुल प्रोटेस्ट मार्च निकलने नहीं देगी, प्रोटेस्ट वहाँ होने नहीं देगी, उसको पूरा सील किया जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। बाकी 6 तारीख को हम देख लेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि 1 साल के भीतर सरकार गिर जाएगी या फिर देश में इमरजेंसी लगा दी जाएगी, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी का पूरा विजन था, एजेंडा था, वो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। और कह रहे हैं कि उनके पास रिपोर्ट्स आ रही हैं अलग अलग विभागों से। मैं इस बात को, उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं। उन पर कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। मैंने वो उनकी स्पीच सुनी थी, तो उनको स्पीच से ही पता चल रहा है उनमें कोई रिपोर्ट नहीं है, वो वैसे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। एलओपी झूठ बोलता है? क्यों नहीं बोल सकते? झूठा है नहीं, पॉलिटिशियंस तो सारे झूठ बोलते हैं, इसमें एलओपी की बात नहीं है। मतलब बहुत सी बातों के बारे में मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, आप एलओपी की बात कर रहे हैं। एलओपी क्या है? राहुल गांधी को हमें पहले खूब पता है उनके बारे में। तो मोदी जी की बात अलग है। नहीं, मोदी की बात अलग है। सारे पॉलिटिशियन, मैं कह रहा हूँ सारे पॉलिटिशियन झूठ बोलते हैं। उनका सारी जो है राजनीति ज्यादातर लोगों की चलती है झूठ। मोदी जी ने कहा कि डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए, लोगों को दिक्कत होती है। मोदी जी ने कहा कि अगर रुपया गिरता है तो समझो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तमाम बातें कहीं गई और वही हो रहा है। तो रुपया कहाँ तक पहुंच गया, आप मुझे बताओ? रुपया कहाँ तक पहुंच गया? सब पहुंचने वाला है। तो फिर आप देखो ना, दाम कितने बढ़ गए पेट्रोल डीजल के, आप वो भी देख लो। तो देखो, मैं एक बता दूं कि जहां तक राहुल गांधी का ये कहना कि भाई 1 साल के अंदर मोदी जी सत्ता में नहीं रहे, सरकार गिर जाएगी और इमरजेंसी देश में लग जाएगी, इमरजेंसी को तो मुझे नहीं पता, लेकिन मोदी जी अभी 29 तक बरकरार है। 29 तक कुछ नहीं होने वाला, 29 तक रहेंगे। ये सरकार जो कांग्रेस की, जो मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये मोदी जी हैं। ऐसे राहुल गांधी जी कहने पर या कांग्रेस पार्टी के कहने पर ये हटने वाले नहीं, आप इस बात को भूल जाओ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप क्या बात करते हो? मैं एक बात, कांग्रेस जनता पार्टी वाले ही चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। जनता पार्टी की इस मामले में अभी बचकानी हरकत करते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों को ये समझना होगा, क्या समझना होगा कि ये जो शिक्षा मंत्री कोई काम नहीं कर रहे। ये आप लोग इस बात को मानते हैं कि सारे विभागों को कौन चला रहे हैं? मोदी चला रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चला रहा है। प्रधानमंत्री के बिना किसी भी जो है अपने रिकमेंडेशन के, बिना किसी काम के
कोई भी मंत्रालय कुछ काम ही नहीं कर रहा। विदेश मंत्रालय पूरा मोदी जी लेके बैठे हुए हैं, जब विदेश मंत्री दूसरे बने हुए हैं। आप जिस भी मिनिस्ट्री को देख लें, वो सारी की सारी मिनिस्ट्री जो है वो वैसे ही काम कर रही हैं। जो मोदी जी चाहते हैं वही मिनिस्ट्री काम करती है। बाकी मिनिस्ट्री तो मंत्री नामात्र के बने हुए हैं, असली तो रबर स्टैम्प बने। अच्छी शिक्षा मंत्री से कौन है मुझसे पूछोगे तो वो है नरेंद्र मोदी जी। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। कोई बड़ी बात नहीं, प्रधानमंत्री जी के साथ में नरेंद्र मोदी। कुछ लोग बोलते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री को नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री को मोदी, बिहार का मुख्यमंत्री को नरेंद्र मोदी, कहने के लिए सम्राट चौधरी, शुभेंदु अधिकारी और रेखा गुप्ता जी हैं। नहीं, वो नाम के लिए हैं। आपने ये भी देखा होगा ना कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम से चुनाव लड़े जाते थे। बिल्कुल, अभी भी लड़े जा रहे हैं। जब राज्य के चुनाव, मुख्यमंत्री बनने के चुनाव जब लड़े जा रहे हैं मोदी जी के नाम पर, तो मोदी जी मुख्यमंत्री हैं। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री किसी की हिम्मत है बीजेपी के मुख्यमंत्री की या किसी मुख्यमंत्री की कि मोदी जी जो चाहें वो ना करें और जो ना चाहें वो कर लें? तो जो भी मोदी जी जो है अपना फैसला लेते हैं, केंद्र से जो फैसला होकर के जाता है, जो पॉलिसियां बनती हैं, जो डिसीजन ले जाते हैं आरएसएस की मीटिंग में, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कोर कमेटी की मीटिंग में, जो भी बने हुए उनके, वही नीचे तक सारी जो है उनके जो अलग अलग मुख्यमंत्री वो डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं। पूरे मंत्रालय, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है सभी मंत्रालयों के मंत्री भी हैं। देश के युवाओं से सर आप क्या कुछ कहेंगे? कॉकरोच जनता पार्टी जो आंदोलन करने जा रही है, देश के युवा क्या इस आंदोलन में शामिल हो या ना? देखिए, आंदोलन में फिलहाल तो मुझे लगता है शामिल होने की आवश्यकता है। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि अभी इनको टेस्ट करने की जरूरत है कि अभी शामिल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के साथ में अभी फिलहाल शामिल हुआ जा सकता है, लेकिन सावधानी के साथ में कि इनकी विचारधारा आगे और क्या है, ये और मुद्दों पर क्या डिसीजन लेते हैं, क्या डिसीजन नहीं लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये फिर उनके सपोर्ट में आ जाए किसी वजह से, या कुछ और करना शुरू कर दें, या हो सकता है कि ऐसे मुद्दों को जो ना उठाएं जो मुद्दे उठाने की आवश्यकता है। जैसे हिंदू मुस्लिम वाली कहानी है कि मुसलमान मुद्दों को उठाएंगे क्या, ये और बहुत से डिस्प्यूटेड मुद्दे हैं उनको उठाने की कोशिश करेंगे, नहीं कोशिश करेंगे, वो विचार देखें। सावधानी क्या बरतनी चाहिए सर? क्योंकि आंदोलन देखा जाता है, पुलिस प्रशासन जो है उनके लोग लाठी डंडों से लैस होते हैं। मैं सावधानी, मेरा मतलब ये है कि ये जो है आखिर करना क्या चाहते हैं। अभी 2-4 बातें इनकी बाहर निकल के आई है ना। अभी तो शिक्षा में सुधार करने के लिए ये चाहते हैं कि ये मंत्री जी इस्तीफा दे दें, लेकिन मैं फिर कह दूं अगर इस्तीफा भी दे देंगे तो जो मंत्री दूसरा आएगा वो भी ऐसे ही काम करेगा भाई। इनके इस्तीफा देने से 1% भी सुधार होगा नहीं शिक्षा मंत्रालय में। शिक्षा की नीति आपको पता होगा जो पहले बनी हुई है, उसके तहत काम चल रहा है। वो शिक्षा नीति कोई रविंद्र प्रधान ने थोड़ी बनाई है, वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जैसे बनाना चाहती थी। वो शिक्षा नीति पहले बन चुकी है, वो लागू है देश में। उसी के हिसाब से शिक्षा मंत्री जितने भी हैं देश के, वो अपना काम कर रहे हैं। इसमें इनका कोई योगदान नहीं शिक्षा मंत्री जी का। तो अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा भी दे देंगे तो मैं फिर बता रहा हूँ कि अगले जो पेपर होने वाले हैं वो भी आउट हो सकते हैं, होंगे। आप देखते रहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, बहुत बड़ी बयानबाजी है पूर्व जज संजीव कुमार साहब की। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप लोग लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए, क्योंकि लगातार हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं।